फ़लसफ़े की एक और अहम ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है, जिसको उर्दू में हम इल्मियात कहते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शाख है फ़लसफ़े की, जिसमें हम ये देखते हैं कि इल्म कैसे हासिल होता है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज द ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी विच डील्स विद नॉलेज, विद द फिनोमिनन ऑफ नॉलेज, कि जब हम नॉलेज कहते हैं तो ये किस किस्म का मज़हर है, ये किस किस्म का फिनोमिनन है, इसके क्या क्या सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज तो सेंस परसेप्शन ही है। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इमीडिएट सोर्स ऑफ नॉलेज। इस वक्त भी अगर मेरी सेंस ऑफ साइट और खुदा न खास्ता और सेंस ऑफ हेयरिंग और सेंस ऑफ टच किसी वजह से मुअत्तल कर दिए जाएं, तो मुझे ये बिल्कुल एहसास ख़त्म हो जाएगा कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ और किन लोगों के दरमियान बैठा। तो सेंस परसेप्शन बहुत इमीडिएट है, मगर एपिस्टेमोलॉजी ये भी कहती है कि सेंस परसेप्शन बहुत धोखा भी तो देता है। इस वक्त मेरे आंखों पर ऐनक है, क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ मेरी जो सेंस ऑफ साइट है उसने बहुत ज़्यादा देखना शायद बंद कर दिया है। बहुत दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती। हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुशबू है उसको भी कंफ्यूज करते हैं, जायकों को कंफ्यूज करते हैं। सेंस ऑफ टच को वो आम जनरल साइंस में पढ़ाते थे, बच्चों के स्कूलों में आज भी पढ़ाते हैं, और वो दुरुस्त है कि अगर एक हाथ आपका गर्म पानी में और एक हाथ ठंडे बर्फ़ पानी में आप रखें, दरमियान में नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर, तो ये कुछ और इतला दे रहा होता है, ये कुछ इतला दे रहा होता है। तो ये आमतौर पर छोटी जमातों में ये ये तजर्बा बताते हैं और दुरुस्त है। इससे मतलब ये होता है कि हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो भी धोखा देती है। अच्छा, अगर वो धोखा देती है, इस मामले में ग्रीक फ़िलासफ़र्स में बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा कि सेंस परसेप्शन धोखा नहीं देती, उसके मुतालिक हमारा कंसेप्शन धोखा देता है। अब ये भी एक बड़ी अहम बात थी, यानी सेंस डाटा तो वही होता है कि जो वो है, कुछ लाइंस हैं, कुछ कलर्स हैं। अब बहुत ऊपर से नीचे देखें तो सेंस डाटा क्या नज़र आएगा आपको? कुछ शेप्स, कुछ कलर्स। आपने ये क्यों कह दिया कि नीचे कुछ लोग बैठे हैं और नीचे ये क्यारियाँ हैं, यहाँ फूल खिले हैं? आपने अपनी पुरानी जहनी आदत से कह दिया है। तो इस पे भी बहुत फ़लसफ़े की दिलचस्प मुबाहिस हैं। आगे चल के हम बात करेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी ने एक नहायत दिलचस्प ये बात बताई है कि सेंस डाटा इमीडिएट सही, फितरी सही, मगर सेंस डाटा की जो गलतियां हैं, बाद लोगों का ख्याल है कि वो कंसेप्शन दूर करती है। द मिस्टेक्स विद इन परसेप्शन, उसके लिए कंसेप्शन होता है। मगर मेरे पास इस वक्त सरेदस आपके साथ शेयर करने के लिए एक थोड़ी मुख्तलिफ बात भी है, और जिसको मुझे ऐसे लगता है कि जदीद साइंस बहुत इंडोर्स करती है। ये देखिए, ये क्या है? अगर सेंस ऑफ साइट में प्रॉब्लम है तो आपने सेंस ऑफ साइट को टोटली डिवोर्स नहीं कर दिया, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये भी एक किस्म की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी देखी, अगर आप इससे ज़्यादा देखना चाहते हैं तो इंसान ने दूरबीन ईजाद की, उससे भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आपने खुर्दबीन ईजाद की। यानी जदीद साइंस ग्रीक फ़िलासफ़र से कुछ मुख्तलिफ भी बिहेव करती रही। इसको हम ग्रेजुअली भी देखेंगे कि उन्होंने सेंस परसेप्शन को जदीद साइंस भी मानती है कि ये इनवैलिड हो सकती है, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, मगर वो ऐसे इक्विपमेंट ईजाद भी करती रही जो उसको एक्सटेंड करे, उसकी क्वालिटी को एक्सटेंड करे। ग्रीक फ़लसफ़ियों पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने, हालांकि ये इल्ज़ाम गलत है, 2500 साल पहले वो जितना कर सकते थे वो अपने हिसाब से साइंटिफिक भी थे, फ़िलोसॉफ़िकल भी थे। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, सेंस परसेप्शन की गलतियाँ कंसेप्शन ही दूर करती है, और बाद लोगों ने सेंस परसेप्शन को एज ए इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज कह के बिल्कुल छोड़ दिया। चलिए, ये बात तो हो गई एपिस्टेमोलॉजी में मौजूद सेंस परसेप्शन की या कंसेप्शन की। 2 + 2 = 4। आपको पता है कि मैथमेटिक्स कितना मिस्टीरियस है, और इसकी मिस्ट्री को फ़िलासफ़ी कितनी हाईलाइट करती है। अलग से बात करेंगे किसी दिन फ़िलासफ़ी ऑफ मैथमेटिक्स पे। 2 + 2 = 4 को आप परसेप्शन से नहीं जानेंगे, कंसेप्शन से जानेंगे। 2 + 2 = 4 बाहर हरकत करती नज़र नहीं आ रही। ये कहना भी एक कमज़ोर दलील है, मैं इसको नहीं मानता कि इंसान ने 2, 3, 4 चीज़ें पड़ी हुई थी और उनको
उनसे उन्होंने ये जो गिनती का तस्वुर ले लिया। ये बहुत बहुत गलत बात है। मेरे सामने 4 पत्थर पड़े हैं और एक कोई जानवर है। अब जानवर में भी परसेप्शन पूरी की पूरी मौजूद है, मतलब बल्कि हो सकता है उसकी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट मुझसे ज़्यादा हो, तो आई डाउट कि उनके यहाँ कोई गिनती का शऊर होता है। आपने इन चीज़ों से ये मैथमेटिकल ये जो नंबर सीरीज़ और ये नहीं ली, ये कहीं और से आई है। अफलातून इसके बारे में क्लियर है कि ये इन्नेट है और ये बाहर भी मौजूद है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये अपनी वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, इस पे बात भी अपने मुकाम पे करेंगे। सोर्सेज ऑफ नॉलेज में परसेप्शन की बात हुई, कंसेप्शन के बाद एक सोर्स ऑफ नॉलेज इंट्यूशन भी है। बाज़ लोग उसको नहीं मानते, बाज़ मानते हैं। बरगसा मानता है, और बरगसा का जिक्र इकबाल बार बार करते हैं। वो कहते हैं कि अक्ल का वजीफ़ा है कि इंतहाई मुतहर्रिक चीज़ को भी ये साकिन बनाते हैं और टुकड़ों में तोड़ती है। आप चीज़ों की जो मुतहर्रिक और कुल्ली जो हैसियत है वो वजदान से ही भांपते हैं। ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज वही है। एक सोर्स ऑफ नॉलेज अथॉरिटी है। अथॉरिटी के को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज माने बगैर भी गुजारा नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। आप मुझसे कोई साइंस की बात पूछें, मैं बता दूँ, आपके चेहरे पे इत्मीनान नहीं आएगा, क्योंकि आपके जहन में होगा कि ये जवाब सब तो फ़लसफ़े के प्रोफेसर हैं, थोड़ा बहुत आर्ट लिटरेचर को जानते होंगे, ये साइंस। अब साथ ही मैं कह दूँ कि ये जी अपना ये तो आइंस्टाइन कह गया है, ये न्यूटन कह गया है, तो आप मुतमईन हो जाएंगे। और अगर मैंने गलत रेफरेंस दिया तो उसको बाद में चेक किया जा सकता है। तो अथॉरिटी के कुछ लोग जो कि अपनी किसी एक फील्ड में अपने नाम और काम की एक सनद बना जाते हैं, उसको भी एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। तो ये फ़लसफ़े की तीसरी बड़ी ब्रांच हुई माबदुल तिब्बियात, दूसरी, अभी मैंने इसका पहले माबदुल तिब्बियात और अब इल्मियात। उसके बाद 2 और ब्रांचेज हैं जो वैल्यू थेरी भी कहलाती हैं, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स में आप देखिए कि ये भी एक बहुत दिलचस्पी बात है कि मोरालिटी इज़ एवरीवेयर। एक आम आदमी का मेरा ख्याल है एक दिन भी इस किस्म की चीज़ों में उलझे बगैर नहीं गुजरता कि वो शख्स अच्छा है, वो बुरा है, मुझसे यहाँ गलती हुई है, ये बात मैंने बड़ी अखलाकी कर दी है, ये बड़ी गैर अखलाकी कर दी है। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद मोरालिटी इज कॉल्ड एथिक्स। एथिक्स और मोरालिटी एक चीज़ नहीं है। मोरालिटी मौजू है एथिक्स का, और एथिक्स एक फ़लसफ़े की ब्रांच। ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। गुड क्या है, बैड क्या है। जब आप कहते हैं कि चीज़ बहुत अच्छी है, कई दफ़ा हमारे जहन में खुद भी क्लियर नहीं होता क्यों अच्छी है। कुछ चीज़ों को आप कहते हैं ये बहुत बुरी हैं, क्यों बुरी हैं। क्या आपने अपने महज जज्बात के इजहार को एथिक्स तो नहीं कह दिया। बाद मुफक्करीन का ख्याल है, देखेंगे इसमें चार्ल्स स्टीवनसन इनकी जो इमोटिव थेरी है वो यही कुछ कहती है, उसका जिक्र अपने मुकाम पे आ जाएगा। क्या एथिक्स बस मेरे कुछ अपनी ही प्रेफरेंसेस हैं और वो प्रेफरेंसेस मैंने कोई आप पे ठूंसनी है, या बड़े किसी परसुएसिव अंदाज से बयान करना है, एक थेरी है। या नहीं, मोरालिटी ऐसी है जिसके बगैर आप वाकई एक कदम नहीं चल सकते। क्या मोरालिटी इन्नेट है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पैदाइशी तौर पे है। जैसे मैंने ज़्यादातर मज़ाहब में देखा, वो कहते हैं कि शर्मो हया पैदाइशी है, हम बेशर्मी या ये इस तरह की चीज़ें बाहर से सीखते हैं। नेकी इन्नेट है, बुराई हम बाहर से लेते हैं। मगर बहुत से फ़लसफ़ी ऐसे हैं उनके अंदर है ही कुछ नहीं। हमारे फ़लसफ़ी जॉन लॉक, उन्होंने कहा कि मैन इज़ बॉर्न लाइक टेबुला रासा, खाली स्लेट की माने। इसी तरह एक मशहूर फ़लसफ़ी है सिगमंड फ्रॉइड, उसने कहा कि सुपर एगो यहाँ पे ज़मीर के मानों में लिया जा रहा है काफ़ी हद तक। उन्होंने कहा सुपर एगो इज़ नथिंग बट द डूज एंड डोंट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये भी एक कंट्रोल, ये कितनी दिलचस्प मुबाहिस हैं कि ज़मीर पैदाइशी है या आप एक्वायर करते हैं। आप खाली स्लेट की माने पैदा हुए हैं या अच्छाई बुराई को लेके पैदा हुए हैं, या आप मोरालिटी की बात करते हैं तो ये आपका एक जज्बाती नारा है जो आप दूसरे पर ठोंस रहे हैं, या इसकी कोई कॉग्निटिव वैल्यू है। वैल्यू थ्योरी में दूसरी और वैसे हमारी लिस्ट में चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ एस्थेटिक्स। इसका मुझे ज़ाती तौर पे बहुत दुख है, लोग एस्थेटिक्स और फिलोसफी ऑफ आर्ट को कंफ्यूज करके किसी वजह से पाकिस्तान में ज़्यादातर बहुत कमज़ोर बातें करते हैं। पहली बात तो यह है कि एस्थेटिक्स और फिलोसफी ऑफ आर्ट को भी एक ही हल्ले में नहीं गर्दानना चाहिए। मेरे हिसाब से
एस्थेटिक्स फ़लसफ़े का वो हिस्सा है कि जो ब्यूटी या हुस्न के बारे में इंसान की जो बेतहाशा लपक है, इंसान की जो टेंडेंसी है, उसको देखता है। ये आप एस्थेटिक्स में तो आप किसी नेचुरल सीन को भी डिस्कस करते थे, नियाग्रा फॉल्स क्यों इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फिलॉसफी ऑफ आर्ट में नियाग्रा फॉल्स डिस्कस नहीं होगी, वो मैन मेड सब्जेक्ट डिस्कस होंगे जो इंसानों ने क्रिएट किए, जैसे म्यूज़िक है, जैसे डांस है, जैसे पेंटिंग है, जैसे स्कल्पचर है। तो वो अगर एस्थेटिक्स अगर जहन का वो हिस्सा टटोलती है, जिसमें एक दो हवाले दूंगा, जहन का वो हिस्सा टटोलती है कि जो हुस्न की तरफ लपकता है, ना उसकी कोई प्रैग्मेटिक वैल्यू देखता है, ना उसकी कोई मॉरल वैल्यू देखता है, ना माबदल तबियाती वैल्यू देखता है। वैल्यू क्या देखता है? एस्थेटिक वैल्यू देखता है। अगर एस्थेटिक ये है तो फिलॉसफी ऑफ आर्ट में हम बड़ा माइन्यूटली डिस्कस करते हैं। इसमें यूरोपियन फ़िलासफ़ी का बड़ा गैर मामूली काम है कि म्यूज़िक क्या है, लिटरेचर क्या है, ये आर्ट फॉर्म एक दूसरे से इतनी अलहदा क्या है, इसमें क्या मैसेज है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, कंक्रीट क्या होती है, टेम्पोरल आर्ट फॉर्म क्या है, स्पेशल टेम्पोरल आर्ट फॉर्म क्या है। एस्थेटिक्स पे बात ख़त्म करते हुए कांट की दो तीन मैं समझता हूँ कि अज़ीमुश्शान फ्रेजेस, ये पूरे सेंटेंसेस भी नहीं हैं, कांट की अजमत से तो आप वाकिफ़ ही हैं। एस्थेटिक्स के बारे में उसके दो तीन फ्रेजेस मैं दोहराऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है। एक उसने कहा कि एस्थेटिक इज द डिसइंटरेस्टेड इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्टेड इंटरेस्ट, इट इज द पर्पस विदाउट पर्पसिवनेस, इट्स अ फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन। तो हम देखेंगे डिटेल से अपनी बारी पे कि ये बज़ाहिर तो ये तो पैराडॉक्सेस हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। डिसइंटरेस्टेड बट इंटरेस्ट, पर्पसिवनेस या पर्पस विदाउट पर्पसिवनेस, और क्यों कहा उसने कि ये फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन है। इस तरह उसने अलहदा किया इसको मोरालिटी से भी और कॉग्निशन से भी, ये जो इस पे भी बात करेंगे। सो अब तक जो बात आपसे की गई है, अगर उसको मैं सम अप करूँ, उर्दू में जो है कहेंगे कि उसका खुलासा करूँ, तो वो ये है, सबसे पहले आपसे ये अर्ज़ किया गया है कि फ़लसफ़ा क्या है और क्या बना दिया गया है, उसके क्या मिसकंसेप्शन है, और आम आदमी ही में नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखों में। दूसरा ये बात करने की कोशिश की गई है कि फ़िलासफ़ी का जेन्युइनली बाकी अलूम फ़नून से क्या फ़र्क है। मेरे हिसाब से ये फ़र्क है कि ये एक वाहिद मैन मेड सब्जेक्ट है जो कुल्ली तौर पर ज़िंदगी की कोई मानवियत को जानने की मुसलसल कोशिश करता है। वो ज़िंदगी को और कायनात को सिर्फ टुकड़ों में बांट के स्टडी नहीं करता। उसके बाद देखा गया कि इसका अपना मेन स्ट्रक्चर क्या है फ़िलासफ़ी का। तो उसमें हमने पहले मेटाफिज़िक्स को देखा, उसके बाद हमने एपिस्टेमोलॉजी को देखा, फिर हमने एथिक्स को देखा, और उसके बाद एस्थेटिक्स को देखा। और ये भी कोशिश की गई कि मेटाफिज़िक्स किस तरह अलहदा होती है एपिस्टेमोलॉजी से, और एपिस्टेमोलॉजी किस तरह एथिक्स से, और एथिक्स किस तरह एस्थेटिक्स से। एस्थेटिक्स में आप मॉरल वैल्यू भी नहीं देखते और प्रैग्मेटिक वैल्यू भी नहीं देखते। कांट का ये ख्याल है, जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसे हमें फ्रेजेस दी। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम आज हमने अगर फ़िलासफ़ी की बुनियादी चीज़ों को देखा है, उसकी शाखों को देखा है, तो अगले एपिसोड में शायद हम अप्लाइड फ़िलासफ़ी पे बात करें। शुक्रिया।